हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन का इशू नहीं है, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक पावर और इंडिया के राइजिंग ग्लोबल रोल का रिफ्लेक्शन है। और वो टॉपिक है यूएनएससी रिफॉर्म और उसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की 2028-29 यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट कैंपेन। फ्रेंड्स, रिसेंटली न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑफिशियली इंडिया की कैंपेन लॉन्च की। 2028-29 टर्म के लिए यूएनएससी के नॉन परमानेंट सीट इलेक्शन के रिलेशन में। लेकिन ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन नहीं है, ये इंडिया के लार्जर स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। और वो ऑब्जेक्टिव है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, यानी ऐसा ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क जहां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस 21st सेंचुरी की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करें। कैंपेन लॉन्च करते टाइम इंडिया ने एक पावरफुल डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क भी प्रेजेंट किया जिसका नाम है शांति। अब यहाँ शांति का मतलब सिर्फ पीस नहीं है, ये एक स्ट्रेटजिक एक्रोनिम है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी विजन को समराइज करता है। इंडिया कह रहा है कि फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर सिर्फ मिलिट्री बैलेंस पर बिल्ड नहीं होगा, बल्कि डेवलपमेंट, ट्रस्ट, रूल्स और सॉवरेंटी के रिस्पेक्ट पर भी डिपेंड करेगा। और इसी फिलॉसफी को शांति फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूएनएससी रिफॉर्म की डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, और इसका आंसर हमें हिस्ट्री में मिलता है। इसका पहला पॉइंट है कि द प्रॉब्लम विद द 1945 स्ट्रक्चर। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर 1945 में डिज़ाइन किया गया था। उस वक्त दुनिया बिल्कुल अलग थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट ख़त्म हुआ था और विक्टोरियस पावर्स ने मिलकर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट किया। इसी प्रोसेस में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये पांचों परमानेंट मेंबर्स बने, जिसे हम आज P5 के नाम से जानते हैं। और इन्हीं 5 कंट्रीज़ को वीटो पावर भी दी गई। उस समय यूएन के सिर्फ 51 मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन आज यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स हैं। दुनिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। नए इकोनॉमिक पावर्स इमर्ज हो चुके हैं। न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर अभी भी लार्जली 1945 वाला ही है। और यहीं से रिफॉर्म डिबेट शुरू होती है। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आज इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, न्यूक्लियर पावर है, स्पेस पावर है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग मिशन है। लेकिन फिर भी यूएनएससी में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी तरह ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी परमानेंट रिप्रेजेंटेशन से वंचित है। यानी आज की मल्टीपोलर वर्ल्ड रियलिटी और यूएनएससी का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच नहीं करते। आईआर की लैंग्वेज में इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट। और जब इंस्टीट्यूशंस रियलिटी को रिफ्लेक्ट करना बंद कर देते हैं तो उनकी लेजिटिमेसी ग्रेजुअली वीकन होने लगती है। इसी वजह से इंडिया बार बार कहता है कि सिर्फ कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स काफ़ी नहीं है, सिर्फ नॉन परमानेंट सीट्स बढ़ा देना सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर में भी चेंज होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन समझिए। हिस्टोरिकली इंडिया को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जाता था, यानी इंडिया मेजर पावर ब्लॉक्स के बीच बैलेंस मेंटेन करता था।
लेकिन आज इंडिया अपने आप को एक लीडिंग पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बैलेंसिंग पावर रिएक्ट करती है, लीडिंग पावर एजेंडा सेट करती है। बैलेंसिंग पावर ऑब्जर्व करती है, लीडिंग पावर सॉल्यूशंस प्रपोज करती है। और इंडिया की यूएनएससी कैंपेन इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एविडेंस है। अब आते हैं इंडिया के शांति फ्रेमवर्क पर। इस फ्रेमवर्क को आप एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है सिक्योरिंग। ट्रेडिशनली सिक्योरिटी का मतलब होता था वॉर को प्रिवेंट करना, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। लेकिन इंडिया सिक्योरिटी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखता है। इंडिया कहता है फूड सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी सिक्योरिटी है। अगर किसी कंट्री के पास फूड नहीं है, फ्यूल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो मिलिट्री पीस होने के बाद भी इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए इंडिया होलिस्टिक डेवलपमेंट को सिक्योरिटी का फाउंडेशन मानता है। दूसरा पॉइंट आता है होलिस्टिक। इंडिया का फोकस है डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाना, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। क्लाइमेट ट्रांजिशन हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब तीसरा पिलर आता है एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म, यानी रूल बेस्ड ऑर्डर। इंडिया कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लॉ का सपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली मैरीटाइम डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में। इसीलिए इंडिया रिपीटेडली यूएन क्लॉज का रेफरेंस देता है, यानी समुद्र के रिसोर्सेज, नेविगेशन राइट और मैरीटाइम बाउंड्रीज इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होने चाहिए, ना कि पावर पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद पॉइंट आता है ट्रस्ट। आज दुनिया मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइडेड है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशिया क्राइसिस, मेजर पावर कंपटीशन, सब ने ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया है। इंडिया यहाँ अपने आप को एक ब्रिज बिल्डर के रूप में प्रेजेंट करता है, एक ऐसी कंट्री के रूप में जो अलग अलग कैंप्स के बीच डायलॉग फैसिलिटेट कर सके। इसी अप्रोच को इंडिया विश्व मित्र की फिलॉसफी के साथ कनेक्ट करता है। और फाइनल पिलर है इंटीग्रिटी। इंडिया टेरिटोरियल सॉवरेंटी, नेशनल इंडिपेंडेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नॉन नेगोशिएबल मानता है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप कभी भी डेट डिपेंडेंसी या स्ट्रेटेजिक कोअर्जन में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। इंडिया आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। लेकिन पहले समझते हैं ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है। ग्लोबल साउथ सिर्फ जियोग्राफिकल टर्म नहीं है, ये उन डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का कलेक्टिव ग्रुप है जो डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, डेट क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एक्सेस और फेयर रिप्रेजेंटेशन जैसे इशू पर अपनी कलेक्टिव वॉइस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को इसी ग्लोबल साउथ का लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी। याद कीजिए, इंडिया के एफर्ट्स से अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये सिर्फ सिंबॉलिक अचीवमेंट नहीं थी, ये प्रूफ था कि इंडिया सिर्फ रिफॉर्म्स की डिमांड नहीं करता, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को जेन्युइनली मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए प्रैक्टिकल लीडरशिप भी दिखाता है। इसी वजह से इंडिया कहता है अगर G20 रिफॉर्म हो सकता है तो UNSC रिफॉर्म भी पॉसिबल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अफ्रीका में 54 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी परमानेंट अफ्रीकन मेंबर नहीं है। क्या ये फेयर रिप्रेजेंटेशन है? ऑब्वियसली
नॉट। इसीलिए इंडिया आर्ग्यू करता है कि जब तक ग्लोबल साउथ और अफ्रीका जैसे रीजन्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक यूएनएससी की लेजिटिमेसी इनकम्प्लीट रहेगी। अब बात करते हैं इस कैंपेन के सामने आने वाले चैलेंजेस की। तो सबसे पहला चैलेंज है इंडिया का डायरेक्ट इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट। 28-29 टर्म के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप के पास सिर्फ एक नॉन परमानेंट सीट अवेलेबल है और उस एक सीट के लिए इंडिया और तजाकिस्तान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन यूएन जनरल असेंबली में सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और विक्ट्री के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी 193 मेंबर्स कंट्रीज में से कम 128 वोट्स चाहिए। इसका मतलब हर वोट इम्पॉर्टेंट है, हर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, तजिकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का मेंबर है और OIC के पास 57 मेंबर कंट्रीज का वोटिंग ब्लॉक है। अगर तजिकिस्तान इन कंट्रीज का कलेक्टिव सपोर्ट सिक्योर कर लेता है तो इंडिया के लिए इलेक्शन और कॉम्पिटिटिव हो सकता है। इसीलिए इंडियन डिप्लोमेसी सिर्फ बाइलेटरल रिलेशंस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि क्रॉस रीजनल आउटरीच पर भी इक्वली डिपेंड करेगी। अब दूसरा चैलेंज आता है यूएनएससी रिफॉर्म्स के अपोजिशन करने वाले या फिर अपोज करने वाले। सभी कंट्रीज रिफॉर्म्स के फेवर में नहीं है। एक ग्रुप है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, जिसे कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है। इस ग्रुप में इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, इजिप्ट और कुछ और कंट्रीज शामिल हैं। इनका स्टैंड है कि परमानेंट मेंबरशिप एक्सपेंड करने के अगर नए परमानेंट मेंबर्स आ गए तो पावर और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगी। इसी वजह से ये इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान यानी इन कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप क्लेम को अपोज करते हैं। और फिर आता है सबसे सेंसिटिव इशू, चाइना। ऑफिशियली चाइना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात करता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इंडिया और जापान जैसे रीजनल कॉम्पिटिटर्स के परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करता। इसी वजह से यूएनएससी रिफॉर्म प्रोसेस में चाइना का रोल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। अब तीसरा चैलेंज आता है एंडलेस नेगोशिएशंस, यानी प्रोसेस खुद में एक चैलेंज है। यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स पर डिस्कशन कई सालों से इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के थ्रू चल रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें है कंसेंसस। यूएन में एक अप्रोच फॉलो की जाती है, नथिंग इज एग्रीड अनटिल एवरीथिंग इज एग्रीड, यानी जब तक हर इशू पर कंप्लीटली एग्रीमेंट ना हो तब तक कोई भी रिफॉर्म इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसका रिजल्ट ये होता है कि डिस्कशन चलते रहते हैं, प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। इसी वजह से इंडिया बार बार कहता है कि प्रोसीजरल डिलेज को पॉलिटिकल एक्सक्यूज नहीं बनाया जाना चाहिए। अब सवाल है कि इसके सजेशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहला सजेशन है मिनीलैटरलिज्म। अगर लार्ज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन स्लो हैं तो इंडिया स्मॉलर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स को और पावरफुल कर सकता है, जैसे क्वाड, ब्रिक्स, I2U2। ये प्लेटफॉर्म्स इशू बेस्ड कोऑपरेशन को फास्टर बना सकते हैं और ग्रेजुअली ग्लोबल गवर्नेंस को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा सजेशन है बिल्डिंग क्रॉस रीजनल सपोर्ट। इंडिया को सिर्फ मेजर पावर पर फोकस नहीं करना चाहिए। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और अफ्रीकन नेशंस के साथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप और स्ट्रेंथन करनी होंगी, जैसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजास्टर रिलीफ, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंडिया डेवलपमेंट पार्टनर बनेगा, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी नेचुरली इंक्रीज होगा। तीसरा सजेशन आता है पॉलिटिकल रिफॉर्म फार्मूला। अगर परमानेंट वीटो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है तो फेज्ड रिफॉर्म अडॉप्ट किया जा सकता है।
इस कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया गया है फाइनेंस और मैक्सिको के द्वारा, जिसमें सजेस्ट किया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जेनोसाइड या मास एट्रोसिटीज़ जैसे केसेस में वीटो का अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ अवॉइड किया जाए। इंडिया भी ऐसे प्रैक्टिकल रिफॉर्म मॉडल को सपोर्ट करके कंसेंसस बिल्ड कर सकता है। कभी कभी परफेक्ट सॉल्यूशन का वेट करने के बजाय ग्रेजुअल रिफॉर्म्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया की 28-29 यूएनएससी कैंपेन सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन नहीं है, ये इंडिया के ग्लोबल विज़न का रिफ्लेक्शन है। एक ऐसा विज़न जहां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हों, ज़्यादा डेमोक्रेटिक हों और 21st सेंचुरी की रियलिटीज़ को जेन्युइनली रिफ्लेक्ट करें। इंडिया का शांति फ्रेमवर्क भी इसी ब्रॉडर फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ट्रस्ट, रूल्स और सॉवरेंटी, ये सब एक दूसरे से अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर के इंटरकनेक्टेड पिलर्स हैं। डिप्लोमेसी सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने का नाम नहीं है। डिप्लोमेसी का मतलब है ट्रस्ट बिल्ड करना, कंसेंसस क्रिएट करना और नेशनल इंटरेस्ट को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करना। और शायद इसी फिलॉसफी को एक शब्द में समराइज किया जा सकता है, शांति। थैंक यू।